इस प्रदेश में लाखों वर्मा हैं, लाखों, मैं 100,000 भी नहीं बोल रहा हूं, लाखों वर्मा हैं। और लाखों वर्मा में उन्होंने वर्मा जी को कन्वीनियंटली जानबूझकर विनोद वर्मा बना दिया। ये हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और मामला है कथित महादेव ऐप घोटाले का। छत्तीसगढ़ का चुनाव जैसे जैसे चरम पर पहुंच रहा है, कथित घोटालों का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। महादेव ऐप घोटाले में वर्मा जी का जिक्र आने के बाद बीजेपी विनोद वर्मा को लेकर हमलावर हो गई है, जिसके बाद सीएम के सलाहकार ने मानहानि केस करने की बात कही। ये कोई मानवीय भूल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ताओं की सोची समझी साजिश है। तो ये तो बताना होगा कि इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। तो कल मेरे वकील ने सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल को एक नोटिस भेजी है। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा अगर वो इस नोटिस के बाद माफी नहीं मांगते हैं और सार्वजनिक रूप से अपना बयान वापस नहीं लेते हैं। जाहिर है कि चुनावी माहौल के बीच नेताओं और अफसरों पर चल रही कार्रवाई से भ्रष्टाचार के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी कटघरे में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ईडी, आईटी और सीबीआई चुनावी मैदान में है। सीबीआई को बुलाती है, ईडी को बुलाती है, इनकम टैक्स को बुलाती है। किन के ऊपर? सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेताओं पे, बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं कर रहे। बीजेपी में तो बहुत पैसे वाले लोग हैं। कांग्रेस को एक सत्ता से दूर रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। राजधानी रायपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर सवाल खड़े किए और आरोपों की झड़ी लगा दी। भूपेश बघेल जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कार्रवाई करना और कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, ये दोनों अलग अलग बात है। भूपेश बघेल जी से मुझे एक बात पूछनी है कि अब पहला चुनाव तो हो गया, अब दूसरे चुनाव में जरा बताइएगा, दूसरे मतदान के पहले आपकी और कितनी कहानी खुलने वाली है। अब एक बात कही जा रही है कि हमने बार बार कहा था कि इसको बैन किया जाए। कब कहा था? जहां 500 करोड़ की लेन देन है वहां चिट्ठी क्यों लिखी जाएगी? इसलिए पूरी कहानी बिल्कुल बेबुनियाद है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के पहले हो रही कार्रवाई और बीजेपी का आक्रामक अंदाज यकीनन कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो चुनाव के दौरान इस कार्रवाई की टाइमिंग भी शक के घेरे में है। महादेव ऐप का मामला कब तक गरमाएगा और इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। महादेव तो जगत के पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से जगत का कल्याण होता है। इस चुनाव में भी राजनीतिक दल महादेव के सहारे अपना अपना कल्याण कर रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने जितना नाम महादेव का लिया है ना, उतना तो शायद पूरे 5 साल में नहीं लिया होगा। अब ये जरूरी है मजबूरी, ये तो आपको तय करना, लेकिन इतना तो तय है कि महादेव की वजह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है, जिसके जाल में विधायक से लेकर मंत्री तक और आईपीएस अधिकारी तक उलझते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप की, जो आजकल छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव के नाम से चर्चित है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। महादेव ऐप की वजह से आए दिन कभी वायरल वीडियो तो कभी प्रेस रिलीज से छत्तीसगढ़ में चुनावी गर्माहट लगातार बढ़ रही है। भाजपा इस पर काफी आक्रामक भी है। आक्रामकता का आलम यह है कि वो आक्रामकता की वजह से कानूनी उलझनों में भी फंसती जा रही है। पिछले दिनों वायरल वीडियो में वर्मा जी के संबोधन को विनोद वर्मा के साथ जोड़ने को लेकर भाजपा के 3 प्रवक्ताओं को विनोद वर्मा ने जहां मानहानि का नोटिस भेजा है, तो वहीं रविशंकर प्रसाद और अमित शाह ने आज अपने संबोधन में महादेव ऐप का जिक्र कर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की है। हालांकि इन सब के बीच एक बात तो गौर करने वाली है कि जब ईडी की जांच चल रही है
तो फिर कभी 508 करोड़ के लेन देन की बात, तो कभी वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री और वर्मा जी का नाम उछालकर भाजपा क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है? आज हम चर्चा इसी विषय पर विस्तार से करेंगे। हमारे चर्चा करेंगे तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मुकेश जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। चंद्राकर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं मुकेश जी के पास आता हूं। मुकेश जी, सच सच बताइएगा, इस बार आप लोग या आपकी पार्टी ने महादेव का नाम जितने बार जपा है उतना पिछले 5 साल में भी जपा था क्या? सच बोलिएगा आज। देखिए, कहीं ना कहीं बात समय की है, किस समय इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, किस समय ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और ये चिंतित दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रथम चरण के चुनाव में जब बम्पर मतदान हुए हैं, इसको लेके, और ये सबको मालूम है कि जब इस प्रकार के बम्पर मतदान होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश उभर के आता है। ये पहले भी देखा गया है। तो इससे कांग्रेस पार्टी हड़बड़ाई हुई है। और रही बात महादेव की, तो इसके जो सूत्रधार हैं शुभम सोनी जी, उन्होंने खुलासा किए, 508 करोड़ रुपए दिए, और इस प्रकार खुलासे के बाद। मुकेश जी, वो वीडियो आपने देखा है शुभम सोनी का? देखिए, निश्चित रूप से सभी लोग देखे, आप भी देखे होंगे। उस वीडियो में एक लाइन थी जो मेरे को बहुत खटकी। चंद्राकर साहब सुनिएगा आप भी ध्यान से। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने लाउड स्पीकर में फोन लगाया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फोन पर आए, बोले बोलो प्रशांत। आप भी राजनीतिक, इतना लंबा अनुभव है आपका, सुरेंद्र जी का भी अनुभव है, थोड़ा बहुत मेरा भी होगा, चंद्राकर साहब का तो मेरे से कम 20 साल और ज्यादा का अनुभव होगा। कोई एसपी की इतनी ताकत है कि वो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट, वो भी लाउड स्पीकर में बात करे और किसी को सुनाए? थोड़ा सा मेरे को हजम नहीं हुआ, थोड़ा समझाएंगे मुकेश जी एक बार मेरे को? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ये कहती रही कि हम 1.5 वर्ष से महादेव ऐप के जो सूत्रधार हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किए हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि क्या कार्रवाई हुई है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने कार्रवाई की है, कोई कार्रवाई की नहीं, और अनुशंसा इनको करनी चाहिए थी। ये कहते रहे महादेव ऐप पे बैन लगाना चाहिए, केंद्र सरकार को बैन लगाना चाहिए। ये सिर्फ कहने के लिए, कार्रवाई करना और कहना, ये दोनों में फर्क है। दिखाने के लिए कार्रवाई की बात करना और कार्रवाई करना, ये दोनों में फर्क है। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये इन बातों को खाली बताने के लिए लोगों के सामने बोलते रहे, अन्यथा 9A के तहत अनुशंसा करके बैन लगवा सकते थे। मुकेश जी, लेकिन एक बात है जो आप भी मानेंगे, अभी इतनी चर्चा हो रही महादेव ऐप की, केंद्र ने बैन भी किया है 22 ऐप के साथ साथ महादेव ऐप को। चुनाव का इंतजार कर रहे थे क्या? आप पहले भी कर सकते थे। नहीं करने दीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता है, कांग्रेस की संलिप्तता है, छोड़ दीजिए। केंद्र के पास तो पावर था ना उसको बैन करने, क्यों नहीं किया? केंद्र क्या इंतजार कर रही थी? चुनाव के समय ही सब कुछ होगा यहाँ पर। देखिए, ईडी के द्वारा, छोटा सा जवाब जी, और ये इनके सूत्रधार है, उनके द्वारा खुलासा किया गया। तो खुलासा किया गया तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई का यदि ऐसा दुरुपयोग हुआ है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी फंस गई है महादेव ऐप में, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना, विधायक से लेकर तमाम लोग, अधिकारी सब हो रहे हैं, सबका पैसा खर्चा हो रहा है, चुनाव में आप लोग भेज रहे हैं, यहाँ का पैसा 508 करोड़ आप लोग को मिल रहा है। कोई जवाब है आपके पास भारतीय जनता पार्टी के आरोप का? आदित्य जी, छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। अभी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे कि टाइमिंग पे बात कर रहे थे, समय की बात कर रहे थे। एकनाथ शिंदे की जब तक सरकार नहीं बनी थी, ईडी जो है वो गली गली में महाराष्ट्र में घुमा करती थी। पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ में क्यों है? मूल बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मान चुका है कि ये राजनीतिक रूप से चुनावी मुकाबले में कहीं नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पटकथा लिखते हैं और ईडी उसको प्रेस रिलीज के रूप में जारी करती है। शाम के समय देश के गृह मंत्री रायपुर आया करते हैं, 4-5-6 लोगों के साथ रात भर मीटिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, सुबह चल देते हैं। अगले दिन जब ईडी की कार्रवाई हुई, आदित्य जी आप देखेंगे अमित शाह के दौरे के पहले या दौरे के बाद, मूल बात अभी कर रहे थे, अभी राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी इस बात को आप चर्चा करेंगे। ये अभी कह रहे थे ये पूरे प्रकरण के सूत्रधार जो है वो शुभम सोनी है। 1 हफ्ते के पहले आदित्य जी मैं आपसे पूछता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुभम सोनी का नाम कहीं पर था? ईडी ने
8000 पेज की चार्जशीट अभी तक प्रस्तुत कर चुकी है ईडी। उसमें अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि उपल का नाम था। ये अचानक अवतरित होते हैं। शुभम सोनी, उनका वीडियो आता है, वो वीडियो किसी मीडिया हाउस के पास नहीं जाता, ना वो ईडी को देते हैं। वो जारी कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। तो संशय तो छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर ये बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी वो शुभम सोनी के प्रवक्ता बन जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है, ये समझती है। और ये दस्तावेज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ऐप पर प्रतिबंध नहीं लगाया। 7वीं अनुसूची है संविधान की, ये पढ़ लें। किसका दायित्व है वो? किसका दायित्व है? ये गूगल प्ले स्टोर में, ये गूगल प्ले स्टोर में बता दीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर में पूरा समय दूंगा आपको मुकेश जी। 12 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ की पुलिस, आदित्य जी ठीक। ये पत्र दिखा रहा हूं, 12 अक्टूबर 2022 का है। और जो केंद्र का दायित्व है, ये लगातार ये बात करते हैं, दुबई से संचालित है, पूरे देश में चालू है। 9 आरोपियों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस जब नोएडा जाती है तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको छुड़ा के यहाँ के पुलिस के ऊपर। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, जब प्रत्यर्पण संधि दुबई से है तो पकड़ने का साहस मोदी सरकार में क्यों नहीं है? अमित शाह क्यों हिम्मत नहीं दिखाते? ये खबर भी आई मीडिया के माध्यम से कि उनकी गिरफ्तारी हुई थी श्रीलंका में, फिर मोदी और शाह के संरक्षण में क्यों छोड़ा गया? 22 ऐप है। एक लाइन में खत्म करता हूं। इन तमाम सट्टा चिटफंड कंपनियों से केंद्र की मोदी सरकार 28% जीएसटी 22 अक्टूबर से लेना शुरू की है। 30% इनकम टैक्स, उस पर 12% सरचार्ज, तो 60% हिस्सेदारी तो एक नंबर में मोदी सरकार की है। और संरक्षण के एवज में पैसा ये भाजपा ही खा रहे हैं। ठीक। चंद्रकांत साहब, महादेव ने किसका कल्याण किया और किसका संहार, ये तो हमें 3 दिसंबर को मालूम चलेगा। लेकिन आज पहला मेरा सवाल आपसे यह है, महादेव ऐप ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप तो मचा रखा है। आपके नजरिए से क्या महादेव एपिसोड चुनाव में प्रभाव डालेगा? चंद्रकांत साहब देखिए आदित्य जी, चाहे इलेक्ट्रॉन कहें, न्यूट्रॉन कहें या प्रोटॉन कहें या ब्रह्मा विष्णु महेश, आज जिस तरह से जो प्रश्न आपका पूछे संहार शब्द है, लेकिन मूल बात यह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी बोलते थे आदित्य जी कि भारत में और विभिन्न प्रांतों में भ्रष्टाचार का जो विषय है ना, ये दोनों राजनीतिक दलों में जस्ट लाइक कबड्डी का जो गेम होता है वैसा है। यहाँ पर मूल बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा के रूप में जड़ नहीं जमा पाया। अब अगर मैं तो ये कहता हूं, महादेव ऐप की जो बात हो रही है, यहां पर मूल विषय में ये है ही नहीं। महादेव ऐप का प्रमुख सौरभ चंद्राकर वहां जो कैसीनो खेलाता है, वहां 4% की बात होती है। जो दुबई में खिलाता है, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। और जब वो जूस के दुकान से वहां पहुंचे तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत के लड़के उनके साथ जुड़ते गए। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की धारा जो है, अनुच्छेद जिसका वर्मा जी भी जिक्र किए, यहाँ की पुलिस भी सक्रिय रही या केंद्र सरकार जिस तरह से रख रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में मूल समस्या है, अब जो टारगेट है 70 सीटों पर चुनाव होना है, और उस तरह पॉलिटिकल पार्टियों को जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, अब किसी को अपने लीड को बढ़ाने के लिए 2018 के कंपैरिजन में, और किसी को अपने लीड को कह सकते हैं भरपाई, जो डिक्लाइन था उसको भरपाई करने के लिए। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आदित्य जी जल्दी खत्म करेंगे। जी उत्तर जो छत्तीसगढ़ है, वहां 18 के चुनाव में 4% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला और बीजेपी का डिक्लाइन हुआ था 8%। इसका मतलब 4% वोट अन्य के खाते में गया। आप मध्य छत्तीसगढ़ में आएंगे तो कांग्रेस को 2% वोट उनका बढ़ा और बीजेपी का 9% डिक्लाइन हुआ, मतलब 7% वोट अन्य के खाते में गया। ये प्रमुख चुनौती है। और छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, गांव, गरीब, यह विषय है। और महादेव ऐप का आंशिक कुछ अर्बन एरिया में पड़ सकता है असर, लेकिन व्यापक रूप में असर दिखाई नहीं दे रहा। और एक बात और, इसका कहीं आंचलिक अस्मिता के ऊपर अगर छत्तीसगढ़ के नागरिक ले लिए तो ये हो सकता है कि बीजेपी के लिए प्रतिकूल भी साबित हो जाए। ठीक है। मुकेश जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं को मानहानि का नोटिस मिला कि नहीं? उन्होंने कहा कि मिल लिया, आपको भेज दिया गया। चलिए, भेजा गया होगा तो आज कल जब भी मिल जाएगा, हो सकता है कल मिल जाए, परसों मिल जाए। मेरा कहना है कि जिस ईडी के प्रेस नोट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनिएगा जरूर, उसमें लिखा था सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। आप ही लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं क्या? ईडी के पहले आप लोगों ने दोषी, गुनाहगार सब कुछ ठहराना शुरू कर दिया। ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन साफ लिखा हुआ था। चंद्राकर साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? जी मुकेश जी कंप्लीट करेंगे। देखिए आदित्य जी,
जिनको नोटिस मिला है, नोटिस इन्होंने ये कह रहे हैं कि नोटिस भेजे हैं, नोटिस मिला होगा तो उसका जवाब आ जाएगा। अब दूसरी बात कर लें, ये लगातार, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि 3 साल से यहाँ ईडी है, भाई 3 साल से हो या 30 साल से हो, यदि आप घोटाले नहीं करते हैं, आर्थिक अपराध नहीं करते हैं, तो डरने की क्या जरूरत। संविधान, ईडी पे प्रश्न, सीबीआई पे प्रश्न, आईटी पे प्रश्न, दूसरी तरफ यात्रा निकालते हैं संविधान बचाने की। ये दोहरी बात। अरे भाई, संविधान को आप ही नहीं मानते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं। यदि आपने घोटाले नहीं किए, आर्थिक अपराध नहीं किए, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरा जा रहा है, क्यों हड़बड़ाहट है, क्यों घबरा रहे हैं? कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए घबरा रहे हैं। छोटा जवाब और जब इनको समझ में आ रहा है कि ये घोटाले खुल रहे हैं, 400 करोड़ रुपए ईडी ने अभी तक जब्त किया है जी, अलग अलग मामले में। ठीक है, कहां से आए, जवाब उनका दीजिए। सरकार में है, जांच करवाइए। आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने का काम सरकार का नहीं है, सरकार का काम जांच करवाने का है। बिल्कुल, सुरेंद्र जी जांच करवा दीजिएगा। पहले चरण का चुनाव हुआ सुरेंद्र जी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रमन सिंह बोल रहे थे उनके पास महादेव ऐप का इतना ज्यादा पैसा है कि खर्च नहीं कर पा रहे, जबरदस्ती वोटरों को बांट रहे हैं, किसी को 1000 दे रहे हैं, किसी को 5000 दे रहे हैं। सच्चाई है क्या सुरेंद्र जी? ये जी आदित्य जी, आप इस बात के गवाह हैं कि रमन राज में जो चिट फंड कंपनियों को बसाया गया था, 6,500 करोड़ की लूट हुई, उसमें रमन सिंह और उसके परिजन और भाजपा के नेता सहभागी थे। हमारी सरकार वापस करके जो जिनका लूटा गया था उनको वापस करवा रही है। चिट फंड में जो लूटे गए धन है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? ईडी क्या उस पर जांच करेगी? और जिस तरह से केवल चुनावी मुनाफे के लिए वरिष्ठ विश्लेषक हैं चंद्राकर जी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से ईडी यहां पर कमल छाप की प्रमुख प्रचारक की भूमिका में है। आपने भी कहा कि जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के प्रतीक जो किसनहा मुख्यमंत्री हैं, उसकी छवि को धूमिल करने के बाद नीचे स्टार लगा के ये कहते हैं जांच का विषय है। तो ये पौने 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया का सम्मान होना चाहिए। मेरा ये आरोप है, नमो कौन है, उठाने के नमो पहले सट्टा, नमो मटका, ये करना ये सीखे, 45 संविधान का सम्मान करना सीखे। नमो के नाम से जो चल रहे हैं, उनको संरक्षण किसका है? ये लूट में सहभागी भाजपाई, क्या कहना चाहते हैं? कमीशन कहीं ना कहीं हार दिखाई सामने, करने वाले घबराए हुए हैं आप, ये घबराए हुए हैं, इनके लिए भड़बड़ाए हुए हैं। मुद्दा नहीं है। संवैधानिक इनके लिए 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देना मुद्दा हर नहीं है। घोटाले को झूठा 15 साल वाला खिलाफी करते रहे, घोटाले नहीं किए तो घबरा क्यों रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कह रहे हैं 15 साल में 3000 स्कूल बन गए, हमने उसको नहीं खोला, हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल रहे हैं, केजी से पीजी तक स्कूल हमने शुल्क कॉलेज की शिक्षा भी मुफ्त, इनके पास जनता के लिए देने का मालूम है, समझ रही है, ऐसे बात नहीं होगी, करना पड़ेगा। अडानी के दलाल के रूप में चुनाव है, छत्तीसगढ़ की समृद्धि, जी मुकेश जी, ठीक है। तो देखिए, महादेव ऐप की टाइमिंग बहुत जोरदार है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या चल नहीं पा रहा था कि एक नई एंट्री महादेव ऐप से हो गई। निश्चित तौर पर सरकार की इमेज अगर खराब हो रही तो सरकार को विस्तृत जांच कराने की जरूरत है। और एक बात तय है, महादेव ऐप पे अगर दिक्कत थी तो केंद्र सरकार के पास पावर था उस ऐप को बैन लगाने का, जैसा कि उसने किया। पहले भी वो किया जा सकता था। इंतजार किस बात का था? चुनाव की टाइमिंग का इंतजार, या फिर जानबूझकर नया ऐप, नया मामला लाकर कांग्रेस को चुनाव में डिफीट करने का तरीका? जनता है, सब कुछ जानती है। 3 दिसंबर को जनता अपना फैसला जरूर सुनाएगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल नहीं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।